Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I am going to cover the first chapter of indirect taxation, that is GST introduction. So start करते हैं चैप्टर भगवान के नाम के साथ, जय श्री श्याम. चलो अब आप बोलेंगे अंजलि अंजलि इनडायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ाने से पहले टैक्स तो बता, टैक्स क्या होता है. चलो बताती हूँ. टैक्स टैक्स क्या होता है. टैक्स इज द मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच इज़ यूज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज. अब आप बोलेंगे हमें नहीं समझ आया, मैं बताती हूँ. जैसे कि मैंने कुछ अमाउंट मेरी इनकम पे गवर्नमेंट को दिया, वो मैंने किस फॉर्म में दिया, टैक्स के फॉर्म में, और गवर्नमेंट ने वही अमाउंट से पब्लिक सर्विसेज के लिए यूज़ कर लिया, उसे अपन क्या कहेंगे, टैक्स. अब आप बोलोगे अच्छा बस इतना ही होता है टैक्स. नहीं, टैक्स के दो टाइप्स होते हैं. दो टाइप्स कौन से होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स. अब डायरेक्ट टैक्स में अपन क्या इंक्लूड करते हैं, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में अपन क्या इंक्लूड करते हैं, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी. अब आप बोलोगे अंजलि इनडायरेक्ट टैक्स को एकदम पूरा अच्छे से बताता हूँ. मैं बताती हूँ. डायरेक्ट टैक्स इज द काइंड ऑफ चार्जेस विच इज इम्पोज डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर and paid directly to the government by the person on whom it is imposed. अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे गवर्नमेंट ने बोला अंजलि अंजलि तुम्हें अपनी इस इनकम पर टैक्स पे करना होगा, और उन्होंने बोला आपको 15, लेट्स टेक एग्जाम्पल 15,000 का आपको टैक्स पे करना होगा. मैं ऐसे एकदम टेंशन में आ गई, मैं ये 15,000 का टैक्स कैसे पे करूँगी. तो गवर्नमेंट को मैंने बोला कोई ऐसा हो सकता है कि मेरी जगह कोई और टैक्स पे कर दे. तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, जिस पे टैक्स इम्पोज होता है उसी को पे करना होता है. उसे क्या कहते हैं अपन, डायरेक्ट टैक्सेशन. अब डायरेक्ट टैक्सेशन का दूसरा क्या पॉइंट है कि दिस टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब जैसे अगर मेरी इनकम इतनी है तो मुझे टैक्स भी उस हिसाब से पे करना पड़ेगा. अगर मेरी इनकम इतनी हो जाए तो ऐसा नहीं मेरे को टैक्स इतना ही पे करना है, मेरे को टैक्स भी इतना ही पे करना पड़ेगा. तो वो क्या हो गया, प्रोग्रेसिव इन नेचर. अब सेकंड, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है. इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स दैट कैन बी शिफ्टेड बाय टैक्स पेयर टू समवन एल्स. किसी और को भी अपना टैक्स अपन शिफ्ट कर सकते हैं. द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट्स द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर. तो अब आप सोचेंगे ये क्या बता दिया, मैं बताती हूँ. जैसे गवर्नमेंट आई, अंजलि अंजलि तुम्हें 15,000 रुपये टैक्स पे करना है तुमने जो गुड्स खरीदे हैं उसके ऊपर. मैं एकदम परेशान, 15,000 टैक्स मुझे पे करना है. तो फिर मैंने गवर्नमेंट को पूछा क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी जगह कोई और टैक्स पे कर दे. तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने बोला अगर तुम ये गुड्स जो तुमने बाय किए है ये तुम किसी और को सेल कर दो तो वो तुम्हारे पार्टी का टैक्स पे कर देगा. मतलब मैंने जो टैक्स पे किया उसका मुझे आईटीसी मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, और टैक्स दूसरा पे कर देगा. तो उससे मेरा फ़ायदा हो गया. तो मैंने सोचा अब मैं ऐसे थी मैं किसको सेल करूं. तो दूर से आवाज़ आई अंजलि. तो आए कौन, राहुल ने बोला अंजलि अंजलि तुम्हारे गुड्स मैं खरीद लेता हूँ और टैक्स मैं पे कर देता हूँ. मैं भी खुश. तो इससे क्या हो गया, शिफ्ट ऑफ बर्डन. मेरा बर्डन किस पे चला गया, राहुल पे. अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है, द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट्स द सेम फ्रॉम अल्टीमेट कंज्यूमर. तो अब इसमें क्या बोला है, जैसे कि राहुल है, अब राहुल सोचे मेरे को भी ये गुड्स काम नहीं, अगर राहुल ने उसको कंज्यूमर को वो गुड्स सेल कर दिए तो टैक्स अल्टीमेटली कौन पे कर रहा है, कंज्यूमर. राहुल को भी क्या मिल जाएगा, क्रेडिट. ठीक है. अब इसका थर्ड पॉइंट क्या है, दिस टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर बिकॉज ऑल कंज्यूमर बियर इक्वल बर्डन. अब इसका क्या मतलब है, अगर मेरी इनकम इधर है और मैं उस टाइम पे टैक्स इधर पे कर रही हूँ तो ठीक है, अगर मेरी इनकम इधर भी हो जाएगी तो भी मैं टैक्स इधर ही पे करूँगी. ये इनकम के हिसाब से इंक्रीज नहीं होगा. डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनकम के साथ इंक्रीज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव इन नेचर. पर इसमें क्या होता है, स्टेबल होता है तो उसे क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव इन नेचर. सो ये अपना क्या हो गया, टैक्स पॉइंट. अब चलो अपन दूसरे में चलते हैं, दैट इज फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. ये मुझे लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, फिर भी अपन को एक बार पढ़ के ज़रूर जाना है, रीड पता होना चाहिए कि क्या होता है. अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर गवर्नमेंट. अब आप सोचेंगे इसमें गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा हुआ, पता है क्या होता है,
गवर्नमेंट के जितना इनकम टैक्स से भी है ना रेवेन्यू नहीं आता ना, उससे भी ज़्यादा गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है, कंजप्शन बेसिस होता है। इसलिए क्या होता है 50% से भी ज़्यादा जो रेवेन्यू है ना अभी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो किससे है, इनडायरेक्ट टैक्स से। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज लेविड ऑन कमोडिटीज एट द टाइम ऑफ सप्लाई और मैन्युफैक्चर। मैंने कहा ना कंजप्शन पे लगता है, जैसे मैंने किसी को गुड्स बेचा तो वो उस टाइम पे ही टैक्स लग जाएगा, या मैंने कुछ परचेज किया या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये कंजप्शन वाइज टैक्स लगता है, तो इसे अपन कमोडिटी टैक्सेशन भी बोलते हैं। फिर थर्ड, देयर इज अ क्लियर शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अंजलि, राहुल, मैंने बताया ना जैसे राहुल ने अंजलि का टैक्स बर्डन दूर किया, वैसे कोई कंज्यूमर आकर राहुल का भी टैक्स बर्डन ले सकता है, ये शिफ्ट होता है इसमें टैक्स बर्डन। फिर आ जाएगा नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मैंने मेरी शॉप खोल रखी थी, एक अंकल आए, एकदम साफ मतलब एकदम उनके बाल बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। वो अंकल आए, बोले अंजलि बेटा। मैंने कहा हाँ हाँ अंकल, क्या चाहिए आपको? तो अंकल ने बोला मुझे हेयर कलर चाहिए, तुम्हारे पास मिलेगा क्या? मैंने कहा मिलेगा तो सही, पर आपको काम क्या आएगा हेयर कलर? तो बोलते हैं बेटा तू मेरा मजाक बना, नहीं मैंने कहा अंकल पूछ रही हूँ। तो अंकल ने बोला नहीं मुझे किसी और के लिए चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा अंकल ये लो 250 का हेयर कलर। अब उसमें अंकल को पता ही नहीं चला कि मेरी 225 की कॉस्ट थी और 25 का टैक्स था। तो नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच का मतलब क्या हुआ कि ना जो अपना प्रोडक्ट होता है ना उसमें ही अपनी टैक्स का प्राइस भी इनबिल्ड रहता है। तो कभी कभी तो जो टैक्स पेयर होते हैं ना उन्हें पता भी नहीं होता उन्होंने टैक्स पे कर दिया है, समझे। फिर अब क्या हो रहा है, इन्फ्लेशनरी इन नेचर, मतलब क्या हो गया, अब जैसे अगर है ना टैक्स का अमाउंट प्रोडक्ट में इंक्लूडेड है ना, तो उससे क्या होता है अपने प्राइस तो बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। फिर आ जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स हैव वाइडर टैक्स बेस। अब आप बोलेंगे वाइडर कैसे हुआ, क्योंकि है ना इसमें क्या सब मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो क्या टैक्स के लिए लाइबल है। फिर क्या हो गया, अब ये ना इनडायरेक्ट टैक्स से ना गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोशल वेलफेयर भी कर रही है। अब आप बोलोगे इसमें वेलफेयर क्या हुआ, वेलफेयर ऐसे हुआ कि है ना गवर्नमेंट ने कितना समझदारी से क्या किया, जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है लाइक टबैको नारकोटिक ड्रग्स वगैरह, इन पे क्या गवर्नमेंट ने हाई टैक्स रेट लगा दिया, हाई टैक्स रेट। तो उससे क्या हो गया, सोशल वेलफेयर होगा। अगर उनकी प्राइस इंक्रीज होगी तो लोग भी तो कम खरीदेंगे। फिर आपको मैंने जो बताया था कि वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है, क्योंकि सबका सेम बर्डन होता है, चाहे इनकम इधर हो चाहे इनकम इधर हो, बट टैक्स का बर्डन तो सेम ही रहेगा। तो फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू, कमोडिटी टैक्सेशन हो गया, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन हो गया, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, इन्फ्लेशनरी नेचर में हो गया, वाइड टैक्स बेस हो गया, प्रमोट सोशल वेलफेयर हो गया, और रिग्रेसिव इन नेचर हो गया। अगर आप पूरा भी ना लिखो तो इसके पॉइंट्स तो ज़रूर पढ़ जाना, बाई चांस भी, मेरे को लगता नहीं है पर 0.1% चांस भी अगर एग्जाम में आ जाओ तो अपन ऐसे नहीं होने चाहिए कि अपन को कुछ भी नहीं आता। याद रखना कि अंजलि ने पढ़ाया था ये एकदम अच्छे से इसके पॉइंट्स लिख के आ जाना। मैंने मेरे ये नोट्स है ना, ये भी है ना मेरी नीचे लिंक दिया है उस पर पुट कर दूंगी, तो उससे आप क्या करना वहाँ से डाउनलोड कर लेना ये नोट्स, जो आपको एकदम आइडिया लग जाएगा कैसे क्या पढ़ना है। चलो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते, जीएसटी, जो अपना मेन टॉपिक है क्या है, जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बहुत लोग होते हैं जिन्हें पता जीएसटी भरनी है, पर उन्हें ये नहीं पता होता जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपना लगता किस पे है, Goods and service tax is a value-added tax levied on the supply of goods and services। मतलब वो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे लगता है। अब आप बोलोगे ये सप्लाई क्या होता है, तो ये सप्लाई हमेशा याद रखना, ये सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये मैं आपको अपने नेक्स्ट चैप्टर सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी कि सप्लाई होता क्या है। अभी मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करती जाऊंगी तो आपके एकदम अच्छे से सब क्लियर हो जाए पूरा सब्जेक्ट जीएसटी है क्या।
फिर आ जाएगा अब अपने जीएसटी के टाइप्स क्या होते हैं। जीएसटी के टाइप्स है CGST, UGST, SGST, IGST। अब आप बोलोगे ये क्या बोल गई है। CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, UGST मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और लास्ट क्या हो जाएगा IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आप बोलोगे ये नाम तो ठीक है पर इनका मतलब क्या है। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो CGST और SGST है ना वो ट्विंस मानो, वो क्या हो गए अपने ट्विंस, वो हमेशा साथ में लगते हैं सिर्फ एक जगह छोड़ के, जो मैं एक्सेप्शन बताऊंगी ना, और सब जगह CGST और SGST क्या हो गए ट्विंस, हमेशा साथ में लगेंगे। और IGST क्या है, एकदम मैं तो अकेला ही ठीक हूँ, तो IGST हमेशा अकेले लगता है, CGST और SGST क्या लगता है साथ में लगते हैं। अब क्या बोलो, CGST, SGST, UGST इज अप्लाई ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब मैंने इतना जोर क्यों दिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और क्या लिखा है इसमें, IGST इज एप्लीकेबल ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। अब आप बोलोगे ये इंट्रा और इंटर क्या है, मैं आपको बताती हूँ। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई मीन्स विद इन द स्टेट। जैसे कि अगर मैंने किसी को गुड्स बेचा, जो मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैंने किसी को गुड्स बेचा वो भी महाराष्ट्र से है, तो मैं क्या पे करूँगी, CGST और SGST। और इंटर स्टेट सप्लाई मीन्स क्या होता है, जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैंने किसी को गुड्स भेजा जो राजस्थान से है, तो फिर मैं क्या पे करूँगी, IGST, इट मीन्स इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है। अब आप बोलोगे अपन पे तो कर रहे हैं पर इसे कलेक्ट कौन करता है, तो CGST इज कलेक्टेड बाय किससे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और SGST कौन सेलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट, और UGST कौन कलेक्ट करता है, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। तो ये क्या हो गए, तीनों टैक्स अलग अलग गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं। चलो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आपको मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दूँ, मुझे पक्का श्योर है कि एकदम बेस तो क्लियर नहीं हुआ होगा, तो मैं बताती हूँ। ये है हमारे राहुल और ये है हमारी अंजलि। तो राहुल और अंजलि थे मुंबई में, दोनों मुंबई में थे, और ये थे दोनों दोस्त, वो टीवी वाले दोस्त, दैट वी आर जस्ट फ्रेंड्स वाले दोस्त। तो राहुल ने क्या किया, अंजलि ने गुड्स राहुल को सेल किया। अंजलि ने बोला ले राहुल मैं तेरे को ये गुड्स सेल करना चाहती हूँ। तो राहुल ने बोला मैं खरीद लेता हूँ अंजलि, क्या हुआ। तो अंजलि ने पूछा क्यों, तुम इतनी जल्दी क्यों खरीद रहे हो। तो राहुल ने क्या बोला होगा, कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी। तो राहुल ने क्या किया, वो गुड्स खरीद लिया। तो अंजलि ने उस पर क्या लगाया होगा, आप मुझे बताओ जल्दी से कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। राहुल भी मुंबई का, अंजलि भी मुंबई की, तो दोनों ने, अंजलि ने उस पर क्या पुट किया होगा, CGST और SGST, ट्विंस। ठीक है। इतने में ही क्या हुआ, अंजलि का बेस्ट फ्रेंड आ गया समीर, जो है हमारे समीर भाई आ गए। समीर भाई आते ही राहुल को लगने लगा बुरा, क्योंकि किसी गर्ल का बेस्ट फ्रेंड जो आया है। अब अंजलि ने क्या किया, अंजलि ने वही सेम गुड्स समीर को भी सेल किए। समीर था अपना राजस्थान का और अंजलि थी अपनी मुंबई की। तो अंजलि ने क्या किया, मुंबई वाली ने राजस्थान वाले को गुड्स सेल किया। तो अंजलि ने क्या लगाया, IGST लगाया, बरोबर लगाया। अब राहुल भाई के क्या हुई थोड़ी सी जलन। तो राहुल भाई ने क्या बोला, मेरे तो CGST SGST लगाया और समीर के IGST लगाया, क्यों। तो अंजलि ने वही समझाया जो मैं आपको समझा रही हूँ कि राहुल और अंजलि के बीच में जो सेल हुई थी वो थी इंट्रा स्टेट सप्लाई, जिसमें ट्विंस लगते हैं, दैट इज CGST और SGST। और जो समीर और अंजलि के बीच में सेल हुई थी वो थी इंटर स्टेट सप्लाई, जिसमें लगता है
IGST। अब आप बोलोगे अंजलि कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इस मेरे वीडियो के पार्ट 2 में आपको पूरे एक सॉल्व करवाऊंगी, तो आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, दैट इज डेफिशिएंसीज इन वेट सिस्टम। अब आपको ये मैं बताती हूँ, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस पता होना चाहिए कि क्या क्या डेफिशिएंसीज थी जिसकी वजह से जीएसटी आया। कोई पुराने सिस्टम में कोई तो कमी होगी जिसकी वजह से अपन को एकदम नया सिस्टम इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज इन स्टेट वैट सच एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा। पता है क्या होता था कि है ना, जब जीएसटी नहीं था ना, तब उससे पहले वेट के साथ भी बहुत सारे टैक्स लगते थे, लाइक एंटरटेनमेंट टैक्स लग गया, लग्जरी टैक्स लग गया, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, इसलिए जीएसटी लाना ज़रूरी हो गया था। सेकंड, कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस ऑन अकाउंट of levy of non-weightable CST and inclusion of SANVIT in the value of imposing VAT। अब आप सोच रहे होगे ये क्या बोल गई, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं थी अंजलि ने क्या किया, 1000 का गुड्स पे किया, मैंने 1000 का गुड्स पे किया, ठीक है। फिर आप बोलोगे तो फिर मैंने क्या किया, उस टाइम पे जब जीएसटी नहीं था ना, तब सीएसटी पे करना होता था, तो मैंने उस पर क्या किया, 2% सीएसटी पे किया। अब आप बोलोगे अंजलि 2% सीएसटी कितना हो गया, तो चलो आप सब भी कैलकुलेटर हाथ में ले लो। तो 1000 पे मैंने 2% सीएसटी पे किया, तो कितना किया, 20 रुपये मैंने सीएसटी का पे किया, तो अपना टोटल कितना हो गया, 1020 हो गया। फिर क्या किया मैंने, वो अमाउंट किसको बेच दिया राहुल को। मैंने क्या करा, वो गुड्स बेच दिए राहुल को। अब उसमें आप बोलो, अब राहुल ने उस पर टैक्स कितना पे किया, राहुल ने उस पर टैक्स पे किया 150 रुपये। 150 रुपये राहुल ने उस पर टैक्स पे किया 12.5% के हिसाब से। राहुल ने 1200 रुपये पे 150 रुपये टैक्स पे कर दिया। अब आप बोलेंगे अंजलि पर अपन ने तो उस पर पहले भी तो टैक्स पे किया था ना 20 रुपये का। तो वही पहले क्या होता था, 20 रुपये पे वापस टैक्स लग जाता था, जिससे डबल बार गवर्नमेंट को टैक्स चला गया। पर अब जीएसटी में ये चीज़ नहीं है, इसलिए जीएसटी इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी हो गया है। अब थर्ड वाला क्या है, नॉन सैनवेट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। अब आप सोचोगे ये सैनवेट और मैन्युफैक्चरिंग स्टेज क्या बोल रही है ये। तो मैंने क्या किया, मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मैं बहुत पैसे वाली हूँ, हाँ, मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर किए, एकदम 1000 रुपये के मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर किए, ठीक है। जिसमें मैंने एक्साइज ड्यूटी कितनी पे की, 12.5%, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी पे कितनी की, 12.5% के हिसाब से 125 रुपीज़ की मैंने एक्साइज ड्यूटी पे की। तो मेरे टोटल गुड्स कितने रुपए के हो गए, मेरे टोटल गुड्स हो गए 1125, 1125 रुपये के तो मेरे गुड्स हो गए, ठीक है। फिर गवर्नमेंट आई अंजलि आपको तो वेट पे करना पड़ेगा। मैं बोली ओके। फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला, वेट भी आपको 1125 पे ही पे करना होगा। तो मैं ऐसे थी 1125 पे अगर मैं 40.3% से पे करूँगी तो मेरा गुड्स का अमाउंट तो कितना हो गया, 1285 रुपीज़ अपना गुड्स का अमाउंट हो गया। तो इसमें भी क्या हो गया, अपन ने एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वेट पे किया, मतलब डबल टैक्स, तो उसमें भी अपन को क्रेडिट नहीं मिला। तो इसको हटाने के लिए क्या हुआ, जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया है। फिर आप बोलेंगे ओके समझ आई बात, ठीक है। फिर आ जाएगा नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वेट एंड सर्विस टैक्स। अब क्या होता था, पहले है ना सर्विस को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी जितने गुड्स को दी जाती थी। बट अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, सर्विस भी बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है। तो जो डिफरेंस था ना गुड्स और सर्विस पे, वो जीएसटी ने पूरा रिमूव कर दिया है, इसलिए अपन को जीएसटी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। फिर आ जाएगा डबल टैक्सेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप बोलेंगे ये क्या बोल गए, डबल टैक्सेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनीज, ठीक है,
अब सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर गुड्स भी है और गवर्नमेंट उसे सर्विसेज भी बोलती थी। तो क्या होता था, सॉफ्टवेयर कंपनीज को कभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी कि वो गुड्स और सर्विस टैक्स दोनों पे करते थे उसमें, तो डबल टैक्सेशन हो गया। तो जीएसटी इम्प्लीमेंट करने से ये इशू रिजॉल्व हो गया। तो ये अपने थे 5 पॉइंट्स, 5 डेफिशिएंसीज इन वेट सिस्टम में जिसकी वजह से अपन को जीएसटी इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। चलो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आप बोलेंगे यूनियन, मैंने बताया था ना कि यूजीएसटी भी होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे ये यूजीएसटी कब एप्लीकेबल होता है। मैंने सीजीएसटी बता दिया, एसजीएसटी बता दिया, आईजीएसटी बता दिया, पर आपने मुझसे पूछा ही नहीं अंजलि आपने यूजीएसटी क्यों नहीं बताया। क्योंकि मैं यूजीएसटी एकदम डिटेल में बताना चाहती थी ताकि आपको कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब अपन पहले मेरे को यूजीएसटी जानने से पहले मैंने आपको बता दिया यूजीएसटी की फुल फॉर्म, बट यूजीएसटी में आपको सुनने में समझ आया यूनियन टेरिटरीज जो मैं बोल रही थी बार बार। तो आप पहले मुझे बताइए अपनी कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज होती है। चलिए पहले मैं ही आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कौन कौन सी अपनी यूनियन टेरिटरीज होती है। अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव एक ही यूनियन टेरिटरी मानी जाती है, लद्दाख, लक्षद्वीप। अब आप बोल रहे हो कि यूनियन टेरिटरीज क्यों याद करनी है, याद करनी है। कौन कौन सी थी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप। ये क्या होता है, क्योंकि अगर जैसे कि मैंने कोई गुड्स एक यूनियन टेरिटरी से किसी और को बेचा दूसरे यूनियन टेरिटरी में, तो उसमें क्या होगा, अपना सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। अब आप बोल रहे हैं आपने तो बताया था कि सीजीएसटी एसजीएसटी ट्विन्स हमेशा साथ में रहेंगे, पर इसमें क्या सिर्फ एक मैंने कहा था ना एक एक्सेप्शन है, वो ये एक्सेप्शन है अगर यूनियन टेरिटरीज में ट्रांजेक्शन हुआ है तो वहाँ पे सीजीएसटी के साथ कौन लगेगा, यूजीएसटी लगेगा सीजीएसटी के साथ। समझ आया पूरा, मतलब ये खाली एक एक्सेप्शन है, जब यूनियन टेरिटरीज में ट्रांजेक्शन होता है तो यूजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। अब आप बोलेंगे, अगर मैं आपको बताती हूँ मेन क्वेश्चन सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी के ही आते हैं, यूजीएसटी के बहुत कम चांस में आते हैं, पर ये कॉन्सेप्ट से अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। जीएसटी, वापस मेन टॉपिक पे आ गए, जीएसटी। सो जीएसटी इज लेविड ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी सब गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। और आप हो गए सब गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, चलो कुछ याद करने का ही नहीं है, बट दो गुड्स पे नहीं लगता। एक तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जुम बराबर। जो अल्कोहलिक लिकर है मतलब अपनी ड्रिंक पे जो उस पे जीएसटी नहीं लगता। तो क्या है, द मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक लिकर कंटिन्यूज टू बी सब्जेक्टेड टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी, इंट्रास्टेट सेल ऑफ सेम इज सब्जेक्ट टू सीएसटी एंड वेट। जो अपनी अल्कोहल होती है उस पर अभी भी सीएसटी और वेट ही लग रहा है, जीएसटी नहीं लग रहा। तो जीएसटी सब पे लगता है पर किस पे नहीं लगता, जूम बराबर जूम, मतलब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे जीएसटी नहीं लगता। सेकंड क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस, जो अपनी गाड़ी में डालने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी जीएसटी नहीं लगता। गवर्नमेंट ने क्या बोला है, जीएसटी उन प्रोडक्ट्स पे जब लगेगा जब गवर्नमेंट काउंसिल से नोटिफाई, जीएसटी काउंसिल डेट नोटिफाई कर देगा, और अब तक कोई भी डेट नोटिफाई नहीं हुई है। तो इसका मतलब दो गुड्स पे जीएसटी नहीं लगता, एक तो झूम लो और एक घूम लो, मतलब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और दूसरा पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस, ठीक है। अब मैं आपको दो गुड्स ऐसे बताती हूँ जिन पे पहले जीएसटी नहीं लगता था पर अब वो जीएसटी में है, दैट इज टबैको। पहले टबैको पे जीएसटी नहीं लगता था पर अब जीएसटी लगता है। और इसके साथ भी पता यूनियन गवर्नमेंट ने रिटेन कर लिया ये पावर कि टबैको पे जीएसटी भी लग सकता है और एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा। देख रहे हो गवर्नमेंट की पावर।
और वैसे ही नारकोटिक ड्रग्स पे भी पहले जीएसटी नहीं लगता था, पर अब स्टेट गवर्नमेंट ने ये पावर रिटेन कर ली है कि उस पर एक्साइज ड्यूटी भी लग सकता है। और एक और मेन चीज़, जीएसटी विल नॉट बी लेविड ऑन द सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये एक्सेप्शन नहीं है, बट जीएसटी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर नहीं लगता है। तो आपको मेन चीज़ याद क्या करनी है, झूम लो और घूम लो, मतलब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन और पेट्रोल, क्रूड, डीजल, एटीएफ और नेचुरल गैस पे जीएसटी नहीं लगता है। चलो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, पर अब इसको एकदम इजी सा बना लेंगे। तो ये क्या है, टैक्स सबसम्ड इन जीएसटी। कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी में सबसम्ड होंगे। तो ये अब मैं इसमें पहले ये नहीं बता रही कौन से टैक्स होंगे, पर ये मैं बता रही हूँ प्रिंसिपल्स कौन से जिनको माइंड में रख के अपन सोचते हैं कि ये तो जीएसटी में ऐड ऑन हो जाने चाहिए। फर्स्ट, taxes or levies to be summed should be primary in the nature of indirect tax, either on the supply of goods or in the supply of services। इसका क्या मतलब है कि वो जो भी टैक्स है वो किस नेचर में हो जाना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स के नेचर में होना चाहिए। ऐसा नहीं वो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड हो तो वो अपन ऐड नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स के नेचर में होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, tax or levies to be summed should be part of the transaction chain which commences with import, manufacture, production of goods, provision of services। ये क्या बोल रहा है, मैंने क्या बताया था, ऑन द सप्लाई या कंजप्शन, इस बेसिस पर अपन इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं। तो ये भी सेम बात बोल रहा है कि वही टैक्स इंक्लूड होंगे जो ट्रांजैक्शन चेन से कमेंस होंगे, लाइक इंपोर्ट, सप्लाई, सेल, परचेज, इनसे होंगे, वही टैक्स इंक्लूड होंगे। फिर थर्ड, द सबसमिंग ऑफ टैक्स शुड रिजल्ट इन द फ्री फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट इन इंट्रा और इंटर स्टेट सप्लाई। अब टैक्स क्रेडिट क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, मैंने गुड्स किसको बेचे, राहुल को, और राहुल तो मुझे क्या हुआ, मैंने जो टैक्स पे किया था उस पर मुझे मिल गया टैक्स क्रेडिट, और राहुल को ने वो गुड्स किसको बेचे, कंज्यूमर को, तो राहुल ने जो टैक्स पे किया था उस पर भी राहुल को क्या मिल गया, क्रेडिट। तो उसको क्या बोलते हैं, टैक्स क्रेडिट। तो जिसमें टैक्स क्रेडिट मिलता है वही गुड्स अपन इंक्लूड करते हैं, और जो गुड्स स्पेसिफिकली नॉट रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं होते उन्हें तो बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना। हमेशा जीएसटी किस पे लगता है, ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और मेन लास्ट, रिवेन्यू फेयरनेस तो होनी चाहिए सब गवर्नमेंट के लिए। अरे गवर्नमेंट को ही तो पे करे तो रिवेन्यू फेयरनेस तो होनी ही चाहिए। मैंने कहा था ना हार्ड है पर अपन इजी बना लेंगे। चलिए अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कौन कौन से टैक्सेस है जो जीएसटी में सबसम्ड हुए। ये सिर्फ टैक्सेस के नाम है, लाइक सर्विस, एक्साइज। ये आप क्या करना, एक बार रीड आउट मार लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है पर पता होना चाहिए कौन कौन से टैक्स जीएसटी में इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, जिसमें मैंने साफ लिखा है बाकी के टॉपिक्स तो फिर भी आने के कुछ तो चांस है, ये कभी नहीं पूछेंगे कि जीएसटी क्या होता है। वी आर ऑन इंटर लेवल, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि जीएसटी के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो इसको जस्ट रीड आउट कर लेना, एक बार मेरे साथ भी रीड आउट कर लो। फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। अब यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्या हो जाएगा, अब जीएसटी से क्या हो रहा है, एक ही तरह की रेट्स लग रही है टैक्स की, एक ही प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि कॉमन इंडिया मार्केट बन जाए। कॉमन इंडिया मार्केट बनेगा तभी तो वो एक प्रोसीजर फॉलो करा रहे हैं, इसलिए वो क्या हो रहा है, यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन रहा है। फिर सेकंड क्या आ जाएगा, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इंडिया कॉम्पिटिटिव। अब इसमें क्या हो रहा है, जीएसटी की वजह से क्या हो रहा है, जो गुड्स और सर्विसेज है ना इंडिया के, वो बाहर भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है और इंडिया इंटरनेशनली भी ग्रो कर रहा है भाई। तो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। थर्ड, reduces the cost of locally manufactured goods and services and increases the competitiveness of Indian goods। तो इससे क्या हो रहा है, अब जैसे अपन गुड्स टैक्सेस कम हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, गुड्स का प्राइस भी लो हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, अपन इंटरनेशनली ग्रो कर रहे हैं, अपन इन्वेस्टमेंट्स बूस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स। फिर आ जाएगा
GST has led to simplification and uniformity in tax nature. मतलब GST का जो प्रोसीजर है ना, वेट में क्या होता है, पहले वेट CST इन सब के लिए अलग अलग कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी. अब GST ने एक इतना सिंपल अपन को एक प्लेटफॉर्म दे दिया जो एकदम सिंपल और यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में. ठीक है. फिर आ जाएगा देयर आर सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स फॉर वेरियस प्रोसेसेस सच एज रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, रिफंड्स, टैक्स पेमेंट्स. GST में क्या एकदम ऑटोमेटेड प्रोसेस है. मतलब अगर कोई GST या 2B भी सॉफ्टवेयर अपलोड करके दे रहा तो इससे ज़्यादा ऑटोमेटेड तो क्या ही हो सकता है. तो GST अप्रॉक्सीमेटली GST मैं स्पेसिफिकली बताती हूँ कि GST फिल करने के लिए कोई भी डिग्री या कोई भी नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. अगर अपन को बेसिक नॉलेज GST की और पता है क्या प्रोसीजर फॉलो होता है तो अपन आराम से फॉलो कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड प्रोसेस है. फिर आ जाएगा रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट बिकॉज कंप्लायंस कॉस्ट इज लेसर अंडर GST. अब क्या होता था, मैंने बताया ना, वैट CST में मल्टीपल रिकॉर्ड कीपिंग रखनी पड़ती थी जिससे क्या होता है टैक्स भी बहुत ज़्यादा आता था. पर इसमें क्या GST का कंप्लायंस इतना कम है ना तो जिससे कॉस्ट भी बहुत कम आ रही है. फिर आ जाएगा सबसमिंग मोस्ट ऑफ द सेंट्रल स्टेट टैक्स इनटू सिंगल टैक्स एंड अलाउंग सेट ऑफ or stage taxes for the transaction across the entire value chain. It helps in mitigating the ill effect of cascading. मैंने बताया था वेट में cascading इफेक्ट है, टैक्स पर टैक्स लगता है पर यहाँ पे तो क्रेडिट मिल जाता है यार, क्रेडिट मिल जाता है तो cascading इफेक्ट तो चला ही गया. और फिर आप GST आप सोच रहे होंगे ये सब पे लगता है. GST ने क्या किया, अपना थ्रेशोल्ड भी इंक्रीज कर दिया फॉर स्मॉल बिजनेस ताकि स्मॉल बिजनेसमैन को भी ये फ़ायदा मिले. फिर आ जाएगा, अब आप बोल रहे होंगे इसमें मैंने लिखा बेनिफिट टू इंडस्ट्री. इंडस्ट्री को कैसे बेनिफिट है, इंडस्ट्री को ऐसे बेनिफिट है क्योंकि इसमें बेटर टैक्स कंप्लायंस है और टैक्स बर्डन भी अपन दूसरे पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. उससे इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है. सो आप बोलोगे अंजलि मुझे तो बेनिफिट्स याद नहीं हो, तो मैं आपको बोलूँगी एक एक पॉइंट देख जाओ. दैट इज़ क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, बूस्ट टू मेक इंडिया इनिशिएटिव, फिर बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट्स जो बताया था, सिंपल प्रोसेस है, रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट हो गया, रिमूव द इफेक्ट ऑफ कास्केडिंग हो गया, बेनिफिशियल फॉर स्मॉल बिजनेसमैन हो गया, बेनिफिट टू इंडस्ट्री हो गया. एकदम इजी सी पॉइंट्स है. आप ये वीडियो अगर आपको याद नहीं होते तो आप ये वीडियो भी 2 बार देखोगे तो आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे. सो ये इनको एक बार बस रीड आउट कर जाना. फिर सम कॉन्सेप्ट्स जो पता होने चाहिए अपन को. GST की ऑफिशियल साइट कौन सी है भाई, www.gst.government.in. ये अपनी GST की ऑफिशियल साइट है. फिर मैंने एक टॉपिक देखा था आपके फर्स्ट चैप्टर में GSP. अब आप सोचो कि अचानक से GSP पे कैसे आ गए. मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट पढ़ने लायक टॉपिक है, पता होना चाहिए. तो GSP डेवलप्स एप्लीकेशंस हैविंग फीचर्स लाइक रिटर्न फाइलिंग, रिकंसिलेशन ऑफ परचेज, रजिस्टर डेटा विद ऑटो populated data for acceptance, rejection, modifications, dashboards for taxpayer for quick monitoring of GST compliance activities. तो इसका क्या मतलब हुआ कि GSP क्या एक ऐसा एप्लीकेशन बना देते हैं जिसमें GST का सब काम हो जाता है. तो उससे क्या होता है टैक्स पेयर को एक हेल्प मिल जाती है टैक्स पे करने में. फिर मैंने एक पढ़ा था GST कंपनसेशन सेस रेट. ये कंप्यूट किस पे होता है, ऑन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई. आपको मैंने बोला मैं सप्लाई आपको ज़रूर पढ़ाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में कि क्या होती है टैक्सेबल सप्लाई. और सेस हमेशा कौन से गुड्स पे लगता है, लग्जरी आइटम्स पे लाइक पान मसाला, टबैको, एरेटेड वाटर, मोटर कार्स, उन पे लगता है. अब यहाँ तक मैंने आपका सारा डेफिनेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर कर दिया. अब मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था आपके पीछे में जो था 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से मैटर्स लिखे गए हैं. तो मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में आने के लिए, इसलिए अपन को पता होना चाहिए. उन्होंने 3 लिस्ट निकाली थी, 3 लिस्ट. फर्स्ट लिस्ट 1 क्या आ जाएगा, इट कंटेन्स द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट दैट हैज़, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सक्लूसिव राइट टू मेक द लॉज. मतलब ये वो मैटर्स
कंटेन करता है जो पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट्स होते हैं। सेकेंड लिस्ट में क्या है, वो मैटर्स जो स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं लॉ बनाने के, जिनके बारे में लॉ बनाने के स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट्स रहते हैं। और थर्ड लिस्ट क्या होता है, मैटर्स कंटेन करता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास पावर्स रहते हैं लॉ बनाने के लिए। तो बहुत ईजी है याद करना यार। 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, 3 लिस्ट। फर्स्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहता है, वो मैटर्स इंक्लूड है। सेकंड लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो मैटर्स इंक्लूड है। और थर्ड में दोनों के पास पावर है, वो इंक्लूड है। ये तो याद ही हो गया, बहुत ईजी था। तो मैंने सोचा ये भी अपना कवर होना चाहिए। तो ये था अपना पूरा फर्स्ट चैप्टर ऑफ जीएसटी। अब आप सोच रहे होंगे बुक में तो बहुत बड़ा चैप्टर है गाइस, इसके अलावा कुछ नहीं आना पेपर में। ये इसमें मैंने सब कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर दिए, आपके सब टॉपिक्स भी क्लियर कर दिए, जो मुझे वैलिड लगा मैंने सब बताया। इसके अलावा मेरे हिसाब से 100% एग्जाम में कुछ आने की चांस नहीं है। सिर्फ ये PDF जितना पढ़ लो और आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड विथ मी, एंड इन पार्ट 2 में आपको पूरा GST, IGST, CGST, SGST इन सब का पूरा कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बताऊंगी। सो बाय गाइस।